दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि दिसंबर माह में होने जा रहा है। इसके लिए हम समसामयिक घटनाचक्र पूर्वालोकन के सामान्य इतिहास के जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हें हल कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम मौर्योत्तर काल, जबकि अब तक हमने जो है मौर्य साम्राज्य पर इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी। आज हम मौर्योत्तर काल पर जो है पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल यहाँ मौर्य साम्राज्य के बाद जो भारत में साम्राज्य था, जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, उनका विभाजन, राजनीतिक परिस्थितियों का विभाजन दो भागों में हुआ। एक हुए देशी उत्तराधिकारी और दूसरे हुए विदेशी उत्तराधिकारी। तो मौर्यों के बाद जो भारत में जो साम्राज्य का उत्तराधिकारी जो हुए, वे दो तरह के उत्तराधिकारी हुए, एक देशी उत्तराधिकारी और दूसरे विदेशी उत्तराधिकारी। अगर देशी उत्तराधिकारी में देखें तो देशी उत्तराधिकारियों में मौर्यों के बाद चूँकि अंतिम जो मौर्य शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग द्वारा की गई और शुंग वंश की स्थापना की गई। तो मौर्यों के बाद जो पहला ब्राह्मण वंश आया वो शुंग वंश आया। उसके बाद जो शुंग वंश के बाद जिस वंश की स्थापना हुई उसे कण्व वंश कहा गया। कण्व वंश के बाद फिर आंध्र सातवाहन वंश और आंध्र सातवाहन वंश के बाद वाकाटक वंश। तो देशी जो उत्तराधिकारी हुए उनमें पहले शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश, उसके बाद आंध्र सातवाहन वंश और उसके बाद वाकाटक वंश। विदेशी उत्तराधिकारी में देखें तो विदेशी उत्तराधिकारियों में यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो विदेशी उत्तराधिकारी भी चार थे, उनमें यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। यानी मौर्य साम्राज्य के बाद भारत में जो है विदेशी जो आक्रमण थे यूनान के द्वारा वो शुरू हुए। उनमें यूनानी है, हिंद यमन जिन्हें कहा गया, उसके बाद शक, उसके बाद जो है पहलव और उसके बाद कुषाण जो है शासक यहाँ पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में जो है स्थापित हुए। तो आइए हम इसी जो चैप्टर है इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करते हैं। इसमें देशी उत्तराधिकारियों में जो सबसे पहले आया शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे। जिन्होंने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। और भागवत धर्म का जो उदय है, वह शुंग वंश के शासन में जो है शुरू हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जो जानकारी है वो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। तो अयोध्या अभिलेख जो संबंधित है वह पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। इसी से जो अयोध्या अभिलेख है इसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो 2 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए? तो ये आपके पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराए गए और ये जो प्रमाण है हमें वे अयोध्या अभिलेख से मिलते हैं। इसके साथ ही पुष्यमित्र शुंग ने सांची में जो है 2 स्तूपों का निर्माण भी कराया और अशोक द्वारा जो सांची का स्तूप बनवाया गया था उसमें काष्ठ वेदिका के स्थान पर पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है पाषाण वेदिका का निर्माण करवाया। तो काष्ठ वेदिका की जगह जो पाषाण वेदिका का जो निर्माण है वह पुष्यमित्र शुंग द्वारा कराया गया। पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी था वह अग्निमित्र था। अग्निमित्र के बाद वसुमित्र ने शासन किया, शुंग वंश का अगला शासक वसुमित्र। इसके बाद जिसका जो वसुमित्र है उसका उल्लेख जो है कालिदास का जो मालविकाग्निमित्र जो नाटक है उसमें जो है पता चलता है और इसी के समय जो है यमन आक्रमण हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि किस शुंग वंश के शासक के समय जो यमन आक्रमण हुआ? तो यमन आक्रमण जो है वसुमित्र के समय हुआ था। इसके बाद है वज्रमित्र। अगला जो शुंग शासक है वज्रमित्र है। वज्रमित्र के बाद जो है भागवत है। अगला जो शुंग शासक है वह भागवत है। भागवत के समय ही विदिशा का जो दरबार जो राजधानी थी उसमें हिंद यमन शासक जो एंटियालकिड्स ने जो है एक हेलियाडोरस अपना राजदूत भेजा था। तो भागवत जो शुंग वंश का शासक था इसी के समय हेलियाडोरस एक जो है यमन राजदूत के रूप में विदिशा आया था। इसने भागवत धर्म ग्रहण किया और बेसनगर का जो इम्पोर्टेंट है, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है वह भागवत जो शासक है इसके शासन से जो है संबंधित है। और ये जो गरुड़ ध्वज है इसकी स्थापना भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही की गई, जिसका नाम था हेलियोडोरस। इस वंश का जो अंतिम शासक था वह था देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था जिसकी हत्या वासुदेव द्वारा की। तो वासुदेव के द्वारा इसकी हत्या करके एक नए वंश यानी कण्व वंश की स्थापना की। जबकि कण्व वंश के जो अंतिम शासक था सुशर्मन की हत्या जो है वो सिमुक द्वारा की गई। सिमुक ने जो है हत्या कर ली। इसके बाद जो है इसने आंध्र सातवाहन वंश की नींव रखी और प्रतिष्ठानपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वह सिमुक था।
और सातवाहनों की शक्ति को वास्तविक रूप से जो है इसी के द्वारा स्थापित किया गया। दक्षिण भारत में राजनीतिक रूप से जो आंध्र सातवाहन वंश है इनके द्वारा राजनीतिक एकता स्थापित की गई। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में से किस यमन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए? तो स्ट्रेटो सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित है? तो ये आपका अगाथोक्लिज हो जाएगा, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। अफगानिस्तान के एक खानम से अगाथोक्लिज के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं जिन पर वासुदेव कृष्ण व संकर्षण का चित्र उकेरा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो इसमें बिंबिसार हर्यक वंश का शासक है, गौतम बुद्ध के जो समकालीन थे, प्रसेनजीत के उसी समकाल के, मिलिंद जो है इसमें समकालीन नहीं है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसमें दिया भी है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये जो तीनों समकालीन थे, जबकि मिलिंद इनका जो समकालीन नहीं था। जो मिनांडर है इसे जो है मिलिंद के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में इसका जो है उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन 130 से 150 का जो जूनागढ़ अभिलेख है वह गुजरात के गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ये ब्राह्मी लिपि में जो है उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का अब तक का प्राप्त जो है संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन। ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है वर्णित है। ये संस्कृत अभिलेख है, विशुद्ध संस्कृत तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन और व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। बिना बेकार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो रुद्रदामन प्रथम ने कराया। जूनागढ़ अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ में जो जूनागढ़ अभिलेख से जिस झील का जो प्रमाण मिल रहा है, सुदर्शन झील, इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था, और वहाँ के राज्यपाल उस समय थे पुष्यगुप्त। अगला प्रश्न है, कादर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के जो है प्रचलित किया? तो इसमें ताम्र जो है सिक्कों का इन्होंने प्रचलन किया था। कारदमक जो वंशीय शासकों की मुद्राओं को दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया। प्रथम वर्ग के अंतर्गत उन रजत मुद्राओं को रखा गया जो क्षयरात वंशी रजत मुद्राओं की निरंतरता का जो आभास कराते थे, और दूसरे जो है प्रोटीन निर्मित सिक्कों को उसमें रखा गया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इसमें कथन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। इसमें डेमेट्रियस है, तो डेमेट्रियस जो है हिंद यमन शासक है। दूसरा आपका जो रुद्रदामन है ये शक शासक है। गोंडो फर्निज जो है आपके ये पहलव शासक है। और विम कर्फिसेस जो है ये कुषाण शासक है, तो ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो तांबे के सिक्कों को जो है सर्वाधिक संख्या में कुषाण शासकों ने जारी किया। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन जो है हिंद यमन शासकों राजाओं के द्वारा किया गया, तथा इन्हें नियमित व पूर्ण रूप से जो प्रचलित करने का कार्य है वो कुषाण शासकों ने किया था, तो ऑप्शन इसमें बी आपका राइट हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण शासक जो है विम कर्फिसेस के द्वारा ये स्वर्ण सिक्कों का जो प्रचलन था उसे नियमित किया गया। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? तो कुषाण शासक जो है ये कनिष्क के सिक्कों पर अंकन मिलता है। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया? तो विम कर्फिसेस जो कि कुषाण शासक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? तो विम कर्फिसेस जो कुषाण शासक इसमें हो जाएगा। नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दिया है। जबकि जो कुजुल कर्फिसेस है इसने तांबे के सिक्के जो है प्रचलित किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो विम कर्फिसेस हो जाएगा। एक ही प्रश्न कितनी बार जो है पूछा गया है, कितने तरीकों से जो पूछा गया है, इसे ध्यान देंगे। योधे सिक्कों पर कुछ देवता का जो है अंकन मिलता है, तो कार्तिकेय का जो अंकन मिलता है। योधों का जो प्रमाण है वो पुराण, अष्टाध्यायी और व्रत संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है, जिनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब और राजस्थान के बीच स्थित है। तो पूछ सकता है कि जो योधे हैं उनका जो साम्राज्य था वह कहाँ था? तो पंजाब और राजस्थान। सारनाथ के बौद्ध जो कनिष्क का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा का अभिलेख है उसकी तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी है। हालांकि जो कनिष्क का राज्यारोहण है वो 78 ईस्वी की में जो है स्थापित हुआ, उनका किया गया, जबकि इसके 3 वर्ष बाद जो है ये कनिष्क का जो है सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि रखी गई। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किया गया तो 78 एडी में किया गया। अगला प्रश्न है, शक संवत, इसमें इसकी व्याख्या देखेंगे। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि अत्यंत विवादास्पद है। इस समस्या पर विचार करने के लिए 1913 तथा 1960 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति 78 ईस्वी के पक्ष में ही बनी, इसलिए जो 78 एडी है वह कनिष्क का राज्याभिषेक जो है समय माना गया।
शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो 78 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विक्रम संवत व शक संवत के मध्य जो अंतर है वह कितना है? तो 135 का है। इसे अगर समझने हाँ तो ये देखते हैं, वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्राप्त होता है, जबकि 78 घटा देने पर शक संवत प्राप्त होता है। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित। इसे मार्च 1957 में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो विक्रम संवत पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, विक्रम संवत कब से शुरू हुआ? तो 57 ईस्वी में शुरू हुआ, 57 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें तथा निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें। तो इसमें आपका अश्वघोष और जो वसुमित्र है ये कनिष्क के जो है समकालीन थे, जबकि कालिदास और कंबन जो है इनसे संबंधित नहीं थे, क्योंकि कालिदास जो है वो गुप्त काल में हुए और जो कंबन है वे 12वीं शताब्दी के थे। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष जो है कनिष्क के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? महर्षि जो है पतंजलि इनके दरबार से संबंधित नहीं थे, क्योंकि ये जो आपका शुंगकालीन जो विद्वान है वो माना गया है पतंजलि को, और ये है पुष्यमित्र के दरबार से जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार में नहीं गया था? तो अश्वघोष थे, पाशर्व थे, वसुमित्र थे, लेकिन विशाखदत्त नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो कौशाम्बी है, चंपा है, पाटलिपुत्र है, लेकिन श्रावस्ती नहीं। रबतक जो अभिलेख है ये पूछा जा सकता है तो अफगानिस्तान में सुर्ख कोटल के निकट ये रबतक स्थान से 1993 में प्राप्त किए। ये यूनानी लिपि और बैक्ट्रियन भाषा में लिखे गए। इस अभिलेख में 4 शहरों के नाम उल्लिखित हैं, इनमें साकेत है, कौशाम्बी है, पाटलिपुत्र और चंपा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण की थी? तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है, जो प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी हुआ करता था। तक्षशिला के इतिहास में प्रसिद्धि का कारण उसका ख्याति प्राप्त जो है शिक्षा का केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। इसमें जो आपका चरक और जीवक हैं दोनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, सही हो जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जो जानकारी मिलती है तो वह अयोध्या अभिलेख से जो है मिलती है, इस पर चर्चा हमने किया है। इनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर जो है राज किया? तो शुंग वंश के बाद जो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, और देवभूति की हत्या जो है वासुदेव के द्वारा की गई और कण्व वंश की स्थापना की गई। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो जो आंध्र सातवाहन शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्हें जो है वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक थे वो सिमुक थे। सिमुक के बाद जो है कृष्ण ने शासन किया और उसके बाद सातकर्णी प्रथम, हल और गौतमीपुत्र सातकर्णी जो है इस वंश के अन्य जो है महानतम शासक थे। जबकि इस वंश के जो शासक हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्हें एका ब्राह्मण कहा गया, एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण इन्हें कहा गया। तो प्रश्न ये पूछा भी गया है कि एका ब्राह्मण किसे कहा गया? तो ये जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी को कहा गया, और ये मात्र सत्तात्मक समाज से संबंधित है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? तो आंध्र सातवाहन शासकों का था। इसका संस्थापक जो है सिमुक था, जिसने कण्व वंश के शासक सुशर्मन या सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिमुक निम्न में से किस राजवंश का संस्थापक था? तो सातवाहन हो जाएगा, जिनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठानपुर थी, प्रतिष्ठानपुर थी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पान चाउ के द्वारा कनिष्क जो कुषाण शासक थे उसे पराजित किया गया था। निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो मौर्य वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक थी और कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक थी। चूंकि जो मौर्य और कुषाण साम्राज्य दोनों की सीमा बाहर तक विस्तृत थी, सेल्यूकस से संधि होने के बाद मौर्य साम्राज्य की सीमा, जो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, उसकी सीमा पश्चिम में अफगानिस्तान तक विस्तृत थी और काबुल कंधार इसके आदि भाग थे। जबकि कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। इसमें उत्तर में जो है चीन के तूफान एवं मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में यूपी और बिहार तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक विस्तृत थी। तो ऑप्शन बी और सी इसमें सही हो जाएंगे। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, तो कुषाण काल में बाल विवाह की जो है प्रथा थी प्रारंभ हुई, में दिया है कुषाण काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया था। इस युग में विवाह की आयु कम करके 8 से 10 वर्ष की कन्या का ही जो विवाह कर दिया जाता था उसे उपयुक्त माना जाता। तो कुषाण काल। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सुमेलित है? हड़प्पा सभ्यता, यह चित्रित धूसर मृदभांड है।
कुषाण जो है गांधार शैली से संबंधित हो जाएगा। इसमें जो है मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली का जो है अधिक प्रचलन था कुषाण काल में। कला की गांधार शैली किसके समय फली फूली, तो ये कुषाणों के समय फैली। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो कुषाण जो है सवर्ण और ताम सिक्के चलाए। इसमें भीम कडफिसेस का जो है नाम प्रमुख है। गुप्त शासकों के द्वारा जो है सोने और जो है चांदी के सिक्के चलाए। सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए। यूपीपीसीएस जो आरओ का एग्जाम 2016 में 18वीं परीक्षा हुई, उसमें पूछा गया था। इनके द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए गए। हालांकि इन्होंने जो आपका रजत है यानी जो है चांदी के सिक्के थे, तांबा और शीशे के सिक्के जो है इनके द्वारा चलाए गए थे। तो ऑप्शन सी है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें गांधार कला जो है ये कुषाण शासक से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख ये रुद्रदामन जो शख्स राजा से संबंधित है। मिलिंद पन्हो ये आपका मिनांडर से संबंधित है। जबकि जो तक्षशिला लेख है ये पथिक से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अफगानिस्तान का बामयान प्रसिद्ध था, तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि जो तालिबान शासन के दौरान इन प्रतिमाओं को जो है नष्ट करवा दिया। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है, भारत और यूनानी जो आकृति है उसका सम्मिश्रण है, तो उसे गांधार कहा जाता है। ऑप्शन सी। और ये कुषाणों के समय जो है फली फूली थी। इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। गांधार कला शैली किसका संश्लेषण, तो भारतीय और यूनानी कला का ये मिश्रण है। निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था, तो गांधार मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित या शिष्ट चट्टान का उपयोग ही मूर्तियां बनाने में किया जाता। हालांकि मथुरा कला में भी इसी का जो है अनुसरण किया गया। आगे है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो यूनानी है। अभी हमने चर्चा किया था यूनानी यानी यमन, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। तो यूनानी, शक, पहलव, कुषाण यानी हिंद यमन, शक, पहलव, कुषाण। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, तो डेरियस प्रथम के द्वारा जो है भारत के कुछ भाग को अपने अधीन जो है सर्वप्रथम किया गया था। और ये जो विवरण है ये हेरोडोट्स के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में सिंधु घाटी का प्रदेश जो है शामिल था। तो इसका जो स्रोत मिला है ये हेरोडोट्स के द्वारा जो तथ्य दिए गए हैं उनके आधार पर मिला है। आगे है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है, तो आपका चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, पल्लव है। लेकिन इसमें दक्षिण भारत में जो राजनीतिक सत्ता स्थापित करने वाले हैं तो वह सातवाहन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है, तो मत्स्य पुराण में जो है इनकी सूची मिलती है। तो मत्स्य पुराण किनसे संबंधित है, आंध्र सातवाहन शासकों से। और ये आंध्र सातवाहन जो शासक हैं इनके द्वारा जो है इन्हें दक्षिण भारत का प्रथम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। इनका जो समाज था वह मात्र सत्तात्मक समाज था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है एक ब्राह्मण इसमें कहा गया। इसमें जो है 29 राजाओं की सूची मिलती है, तो ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो अमरावती में थी। सातवाहनों की जो वास्तविक राजधानी है प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भरत या आंध्र जातीय कहा गया। ये भी पूछा जा सकता है कि पुराणों में आंध्र सातवाहनों को क्या कहा गया, तो इन्हें आंध्र भरत या फिर आंध्र जातीय कहा गया। प्रश्न पूछने का ढंग जो है अलग अलग हो सकता है। निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, तो प्रतिष्ठान यानी पैठन था। निम्नलिखित शासकों में से किस एक के लिए, अभी हमने चर्चा किया था एका ब्राह्मण के लिए, तो गौतमीपुत्र सातकर्णी हो जाएगा। द्वितीय ब्राह्मण से मतलब है जो आपका वर्ण व्यवस्था का रक्षक है या ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी वंश के द्वारा जो है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान की परंपरा सोगी। तो भूमि दान की जो परंपरा है वो सर्वप्रथम जो है आपके आंध्र सातवाहन शासकों द्वारा शुरू की गई। सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। एक तरफ राजवंश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दी है। इसमें राजधानी के अंतर्गत हमें जो है सुमेलित करना है। तो आपका इसमें जो आपका शुंग राजवंश है, तो शुंगों की जो राजधानी है वो आपकी पाटलिपुत्र हो जाएगी। सातवाहनों की राजधानी पैठन यानी प्रतिष्ठानपुर हो जाएगी। कदम शासकों की राजधानी बनवासी हो जाएगी। और चंदेल की जो है महोबा हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। सातवाहन है, चालुक्य है, वाकाटक है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहले सातवाहन हो जाएंगे, जो कि मौर्य वंश के बाद जो है देशी उत्तराधिकारी के रूप में एक प्रमुख दक्षिण भारत में प्रमुख शासक हुए। उसके बाद जो है वाकाटक है। वाकाटकों के द्वारा जो है जो इसका जो संस्थापक है वो विंध्य शक्ति है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नीचे क्वेश्चन नंबर दिया है 54, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन है, सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। कारण है, सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत व अन्य लोक भाषाओं को अपनाया।
इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है। क्योंकि सातवाहन नरेश जो थे वह समम विद्वान और विद्या प्रेमी थे। हाल नामक राजा ने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। तो गाथा सप्ती के जो सप्तशती के जो लेखक हैं वह हाल राजा हैं। इसके साथ ही गुणाढ्य ने जो व्रत कथा नामक ग्रंथ की रचना की, जो पैसाची प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण रचना जो है सर्ववर्मन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन जो है सत्य हैं। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, बिल्कुल सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक महत्व जो है प्रोत्साहन दिया गया। तो ऑप्शन ए और दो जो है दोनों सही हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आप रटने से अच्छा है कि इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बनाए, एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें। सातवाहन शासकों के जो शासनकाल में प्राकृत व संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। इसमें कवि जो आपका शासक है हाल ने गाथा सप्तशती लिखा, ये गीति काव्य है। और दूसरा, इस काल में स्थापत्य और मूर्ति कला के उदाहरण भी प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो नासिक जो एक तरफ अभिलेख है दूसरी तरफ शासक है। अभिलेख में आपका नासिक जो अभिलेख है ये गौतमीपुत्र से संबंधित है, जो सातवाहन शासक है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है ये खारवेल से जो संबंधित है। इसके बाद जो भीतरी स्तंभ है ये पुलकेशिन नृत्य से दिया गया, जो गलत हो जाएगा। जबकि गिरनार का जो अभिलेख है ये रुद्रदमन प्रथम से संबंधित हो जाए। तो अभिलेखों को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, इनसे संबंधित जो शासक हैं उन्हें देखना, चूँकि सम्मिलित करने के लिए प्रश्न बन जाता है। गौतमीपुत्र जो सातकर्णी सातवाहन वंश का शक्तिशाली शासक था, इसके 3 जो है अभिलेख हैं, 2 नासिक से और 1 जो है कार्ले से। हाथी गुम्फा का जो अभिलेख है खारवेल का एक बिना तिथि का स्तंभ है, तो बिना तिथि का एक अभिलेख जो है खारवेल का अभिलेख है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाए। जबकि जो भीतरी स्तंभ है उसका संबंध गुप्त शासक अस्कंद गुप्त से है, न कि पुलकेशिन नृत्य से। पुलकेशिन नृत्य का संबंध ऐहोल अभिलेख से। तो ऐहोल जो है अभिलेख वह आपका पुलकेशिन सेकंड से संबंधित हो जाएगा, और जो भीतरी स्तंभ है वह अस्कंद गुप्त से संबंधित हो जाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक हैं उन्हें श्री पर्वतीय कहा गया। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय तथा आंध्र भरत यानी आंध्रों का नौकर कहा गया। इस वंश का संस्थापक श्री शांतमूल था। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया है कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनकी नौसेना जो है वो सुसंगठित जो थी और वो उच्च कोटि की थी। तो इसमें क्या आपका ऑप्शन ए सही है या बी सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। कथन सही है परंतु कारण जो है गलत हो जाएगा। चूँकि पेरिप्लस ऑफ द अरेथियन सी और अरिकामेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों व व्यापारी केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि कुषाणों का जो व्यापार था वो पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी और लाल सागर से होता। हालांकि कोई साक्ष्य ऐसा व्यक्त नहीं करता है कि इनकी जो नौसेना जो थी, जो जल सेना थी, वह उच्च कोटि की थी। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, तो राजा जो खारवेल हैं इनका नाम जो है हाथी गुम्फा लेक के साथ जो है जुड़ा है। ये कलिंग का जो है चेदी वंशीय जो है शासक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी की पहाड़ी पर हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का जो अभिलेख प्राप्त हुआ। यह खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र जो है स्रोत है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा राज्य से मिला, और ये जो कलिंग का चेदी वंश का शासक है खारवेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। तो ये खारवेल था, जो कि कलिंग का जो है चेदी वंशीय शासक था। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो ये उड़ीसा में चेदी वंश से जो संबंधित था। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये खारवेल हो जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है। तो यह आपका महामेघवान वंश से, चेदी वंश से, रठ भोजक वंश से, या फिर सातवाहन वंश। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवान नामक व्यक्ति था। तो महामेघवान जो है ये चेदी वंश का संस्थापक था। इसी के नाम पर इस वंश का जो नाम है महामेघवान वंश भी पड़ गया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो खारवेल हुआ। आगे है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस जो है शासक के विषय में जानकारी देने का जो स्रोत है, बिना तिथि का जो है अभिलेख है। तो ये खारवेल से संबंधित है, जो उड़ीसा राज्य में मिला है। खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक, राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का भी इसमें क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में है। तो जस्टिन जो है विधि से संबंधित है। पूर्वी रोमन शासक जस्टियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी जो है सुधार से मिली। जस्टियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए जो है उत्तरदायी था।
तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार जो 65 प्रश्न हैं मौर्योत्तरकालीन जो शासक हैं, इसमें देशी उत्तराधिकारी और विदेशी उत्तराधिकारी, इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी हमने अच्छे से जो है व्याख्या करने का प्रयास किया है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य जो भी प्रारंभिक परीक्षा अगले कुछ माह में आयोजित होने जा रही है, इसके लिए समसामयिक घटना चक्र के जो व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में इनसे जो है लाभ हो सके। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।